हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 13.8 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर यहां पर हम बढ़ते हैं। आपको बोला गया है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित आपको दी गई है। जैसे आप देखिए, पहले वाले भाग में आपको 7 सेंटीमीटर बोला गया, तो ये 7 सेंटीमीटर आपके पास त्रिज्या दी हुई थी। तो सबसे पहले तो देखिए, हम समझ लेते हैं कि आखिर गोला क्या होता है और उसका आयतन कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए, गोला आपके पास एक तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसा वृत्त होता है, वृत्त 2 विमीय आकृति है, तो गोला आपके पास 3 विमीय अर्थात 3D आकृति होती है। आप उदाहरण के तौर पर गोले का प्रकार देख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई एक गेंद होती है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वो एक गोले का उदाहरण है। तो आपको बोला गया है कि त्रिज्या दी हुई है, तो आपको आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है और ये आपको कंठस्थ होना ही चाहिए, काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। किसी भी गोले का आयतन आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, और जहां पर आर उस गोले की त्रिज्या होती है। तो ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर चित्र में आर चित्र में कहां पर है। तो देखिए, जिस तरीके से वृत्त का केंद्र होता है उसी तरीके से गोला का भी केंद्र होगा, मतलब बिल्कुल मध्य बिंदु हर तरफ से वो गोले का केंद्र हो गया। तो गोले के केंद्र से उसकी परिधि पर कोई भी अगर हम बिंदु ले लें, तो जैसे आप देखिए, अगर आप ये दूरी देखेंगे तो आपके पास ये दूरी जो होगी वो स्मॉल आर कहलाई जाएगी, अर्थात त्रिज्या होगी। तो आपको देखो त्रिज्या भी पता लग गई। अब हम पहले वाले भाग पर देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दी हुई है। चलिए, अर्थात आर बराबर 7 सेंटीमीटर आपके पास दिया हुआ है। तो अब आपको गोले का आयतन निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए, 4/3 पाई का मान आप 22/7 लगा दीजिएगा। आर क्यूब अर्थात आर 7 है तो 7 का क्यूब करेंगे, तो आपने ये लिख दिया। अब देखिए, 4/3 इंटू 22/7। अब 7 का क्यूब, किसी भी संख्या का क्यूब का मतलब है कि आपने उसी संख्या को 3 बार गुणा कर दिया है आपस में। तो आप 7 गुणा 7 गुणा 7 कर सकते हैं। तो देखिए, एक 7 से एक 7 आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये बचेगा 4/3 गुणा 22 गुणा, अब देखिए 7 और 7 का गुणा कर देते हैं तो ये 49 आ गया आपके पास। फिर देखिए 4/3 गुणा, अब हम 22 का गुणा 49 से करते हैं। तो देखिए 22 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। तो 22 निम्मा 198, 19 हासिल के 22 चौक 88 और 19 107 आ गया, अर्थात 1078 आ गया 22 और 49 का गुणा करके। अब यहां पर आप देखिए 4 का गुणा आप कर दीजिएगा 1078 से। तो देखिए ये आ जाएगा 2 1 3 4, अर्थात 4312/3। तो इस तरीके से आप देखिए, आपके पास जब आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 1 4 दशमलव, सॉरी दशमलव अभी नहीं आएगा, 3 7.33। तो इस तरीके से आपके पास ये आयतन हो जाएगा। अब बात आती है कि आखिर जब ये आयतन हो गया तो इसकी मात्रक क्या होगा। तो आप देखिए, आपके पास 4/3 एक अचर राशि है तो इसका कोई मात्रक होता नहीं है, पाई भी एक अचर राशि है। आर क्यूब, चूंकि आर का मात्रक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब आपके पास मात्रक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास देखिए पहला वाला भाग आसानी से सिद्ध हो चुका है। अब देखिए, हम दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। तो दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि आपके पास त्रिज्या 0.63 मीटर है, तब आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो आपके पास यहां पर दिया हुआ है आर बराबर 0.63 मीटर। अब फिर आपको गोले का आयतन निकालना है। तो सूत्र हमेशा याद रखें आयतन का, गोले का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो अभी आप ये देखो, 4/3 तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, पाई का मान आपने 22/7 कर दिया। अब आर क्यूब अर्थात 0.63 को आप 3 बार गुणा कर देंगे, तो इस तरीके से आप यहां पर लिख देंगे। अब आप गौर करेंगे तो देखिए 7 से 0.63 0.09 बार कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 3 से ये 0.63 0.21 बार कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास देखिए बचेगा 4 गुणा 22 गुणा 0.09
गुणा 0.21 गुणा 0.63। तो अभी आप ये देखिए कि यहां पर हम सबसे पहले 22 का 4 में गुणा कर देते हैं। तो 22 का 4 में यदि आप गुणा करेंगे तो आपके पास 88 आ जाएगा। अब इसके बाद हम 0.09 और 0.21 इसका गुणा कर देते हैं। तो इसके गुणा के लिए आप पहले दशमलव को हटा दीजिएगा। तो आप जब दशमलव को हटा देंगे तो बेसिकली आपको 21 का 9 से गुणा करना है, तो आपके पास आता है 189। अब दशमलव लगाना है तो आप देखिए 2 अंक यहां पर है, दशमलव के बाद 2 अंक यहां पर है, तो आप दशमलव जब लगाएंगे तो 4 अंक होने चाहिए, तो आपने ये कर दिया और आपके पास अब 0.63 रह चुका है। तो अभी आप देखिए, अब आप यहां पर 0.0189 का गुणा 0.63 से करेंगे। तो देखिए 88 को तो आपने ऐसे ही रखा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7। 63 का मैं पहाड़ा पढ़ रहा हूं, नहीं तो आप तो गुणा करना है आपको बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं। 0 9 1 1। तो अब देखिए दशमलव लगाएंगे तो 4 अंक यहां पर है, 2 अंक यहां पर है, तो 0.6 अंक बाद आएगा, तो 3 4 5 एक 0 लगाना पड़ेगा और फिर ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया। अब हम 88 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 88 का यदि आप इसमें गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 1 8 7 4 0 1। तो अब देखिए दशमलव लगाते हैं, तो ये देखिए 6 अंक बाद दशमलव लगाना होगा आपको, तो आपके पास दशमलव यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये मान आ गया आयतन का। अब मात्रक देख लेते हैं, तो मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो त्रिज्या थी वो मीटर में दी हुई थी। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ आ जाते हैं। आपको बोला गया है कि उस ठोस गेंद गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए अर्थात विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास आपके पास निम्नलिखित दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है कहने का। तो जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास पानी का एक बर्तन रखा हुआ है, ये मान लीजिएगा पानी का बर्तन है। इस पानी के बर्तन में आपके पास पानी भी भरा होगा, तो ये देखिए आपके पास पानी भरा हुआ है इस तरीके से कुछ भी। ये मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यहां पर कि विस्थापित पानी आखिर कैसे होगा और कैसे आप इस प्रश्न को आगे हल कर पाएंगे। तो अगर आप इसमें कोई भी टुकड़ा डाल दें, चाहे आप गेंद डालें, चाहे कोई भी आप घनाभ के आकार का टुकड़ा डालें, चाहे कुछ भी डालें आप, जैसे आप मान लीजिए गेंद डालेंगे, स्वाभाविक सी बात है यहां पर जो पानी होगा वो तो गेंद ने कवर कर लिया होगा, तो पानी का मात्रा बढ़ गया होगा, तो इसका मतलब पानी कुछ विस्थापित हो गया होगा, पानी हटा दिया होगा उस गेंद ने। तो यहां पर अब आपको बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पर इस प्रश्न में यूज करना है कि हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करना है, अर्थात आपको यह बताना है कि आखिर कितना पानी हट गया है। तो अब यहां पर देखिए हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आखिर कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट आपके पास देखिए भौतिकी में आप पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में एक आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक भौतिकी में तो आप यहां पर समझ सकते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप बाद में पढ़ेंगे। आर्किमिडीज के सिद्धांत से किसी भी वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, लेकिन यहां पर वस्तु चूंकि गेंद है तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन गेंद के स्वयं के आयतन के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये आपके पास आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला था कि किसी भी वस्तु द्वारा, यहां पर तो चली गेंद दी थी, उन्होंने बोला था कि किसी भी वस्तु द्वारा हटाए गए किसी द्रव का आयतन उस वस्तु के स्वयं के आयतन के बराबर होता है। तो यहां पर आप गेंद का सिद्धांत यहां पर लगा देंगे। तो अब देखिए, अब पहले वाले भाग में आते हैं, तो आपके पास व्यास दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, अर्थात व्यास यदि दिया हुआ है तो आप त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास होती है व्यास का आधा, अर्थात 28/2, तो ये आपके पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आपके पास त्रिज्या आ गई। अब आप जानते हैं आपको तो गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो इसलिए गेंद द्वारा
हटाए गए या जिसको हम दूसरा शब्द बोल सकते हैं विस्थापित पानी का आयतन। अब देखिए ये आपके पास हो जाएगा गेंद के आयतन के बराबर, और गेंद का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अभी देखिए 4/3 तो आप ऐसे ही रखिए, पाई का मान 22/7। अब देखिए आर क्यूब है और आर आपके पास 14 आ चुका है, तो 14 का क्यूब करना है, मतलब 14 को आप 3 बार गुणा कर देंगे। तो देखिए 7 से ये 14 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास देखिए बचेगा 4 का गुणा 2 से कर देंगे तो 8 बचा, इंटू 22 इंटू 14 का गुणा 14 से करते हैं तो 196 आ गया बटे 3। तो अभी आप ये देखो कि यहां पर आपके पास हो जाएगा 8 गुणा 22 का गुणा हम 196 से कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 और 43, तो अर्थात 4312 आया बटे 3 आपके पास आ गया। तो अब देखिए हम 8 का गुणा कर देते हैं, तो 8 का गुणा 2 से करेंगे तो ये 6 आ गया, 9 4 34 बटे 3 आपके पास ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा 11 4 9 8.66। तो इस तरीके से 11,498.66 आपके पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं आखिर मात्रक क्या होगा। तो आप देखिए चूंकि आपके पास जो व्यास है वो सेंटीमीटर में दिया है, अर्थात त्रिज्या सेंटीमीटर में आई है, तो इसका मतलब जो आपके पास आयतन आएगा या हटाए गए पानी का जो आयतन होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब चलिए हम दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। दूसरे वाले भाग में आप देखेंगे कि आपको जो व्यास दिया है गेंद का, जो गोलाकार गेंद है वो है 0.21 मीटर। तो यहां पर व्यास आपको दिया हुआ है दूसरे वाले भाग में 0.21 मीटर। तो सबसे पहले तो आप त्रिज्या निकालें, अर्थात स्मॉल आर, ये आपके पास हो जाएगी व्यास बटे 2, अर्थात 0.21 बटे 2 मीटर में आपके पास आ गई है। अब यहां से आप ये देखो कि आपको तो हटाए गए पानी का आयतन निकालना है, तो यहां पर मैं सीधे लिख देता हूं हटाए गए पानी का आयतन, और ये पानी का जो आयतन है वो गेंद द्वारा हटाया गया और गेंद गोलाकार है, तो बेसिकली ये गेंद के आयतन के बराबर होगा, अर्थात गोले के आयतन के बराबर 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे, क्योंकि गोले का आयतन तो यही होता है। अब देखिए 4/3 तो आपने ऐसे लिख दिया, पाई का मान 22/7 आप लगा देंगे, आर क्यूब की बात हो रही है और आर आपके पास 0.21/2 है, तो देखिए यहां लिख देंगे 0.21/2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2, क्योंकि क्यूब था अर्थात 3 बार आपने गुणा कर दिया। तो आप यहां से देखो 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये भी 2 बार कैंसिल हो गया, इस 2 से ये आपके पास 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपके पास बचेगा 11 गुणा 0.21 गुणा 0.21 गुणा 0.21 बटे, अब देखिए 3 गुणा 7 आपके पास बचा है हर में, तो 3 इंटू 7 तो 21 होता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास दशमलव लगे हुए हैं, तो आप हर में एक तो लिख ही सकते हैं आसानी से, दशमलव हटाते हैं तो देखिए 2 जीरो आ गए, इस दशमलव को हटाएंगे तब फिर 2 जीरो आ जाएंगे, और इस दशमलव को आप दोबारा हटाएंगे तो फिर आपके पास 2 जीरो आ गए। अब देखिए 21 से हमने 21 को ये कैंसिल कर दिया, अब आपके पास बचा है 11 गुणा 21 बचा है, अर्थात 21 का वर्ग ये आपके पास 441 होता है बटे, ये देखिए आपके पास ये चल ही रहा है। तो अब आप यहां से देखिए कि ये आ जाएगा 11 गुणा 441, अर्थात 11 एकम 11 5 और ये 48, अर्थात 4,851 बटे, ये आपके पास देखिए चल रहा है 10 लाख। अब आपको ये देखो इसको हल करना है, तो जितने भी जीरो हो आप उतने अंक दशमलव को खिसका देंगे बाईं तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.004851 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपके पास देखिए दूसरे वाले भाग का भी उत्तर आ चुका है। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि
इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए, आपके पास जो गेंद दी हुई है, स्वाभाविक सी बात है, गेंद तो गोला के आकार की होती है, अर्थात एक तरीके से आप बोल सकते हैं आपको गोले का व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप देखो कि आप गोले का आयतन तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको त्रिज्या पता लग जाएगी, व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या अगर हम निकालेंगे स्मॉल आर, तो वो आ जाएगी व्यास का आधा, अर्थात 4.2/2 2.1 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए कि अगर आप आयतन निकालेंगे गेंद का, तो यहां पर हम गेंद का आयतन निकालेंगे, तो गेंद तो चूंकि गोलाकार है, अर्थात गोले का आयतन बेसिकली निकालना है, और वो आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। चलिए अब यहां पर हम मान रख देते हैं, तो 4/3 पाई का मान आप 22/7 रख देंगे, आर क्यूब है अर्थात 2.1 का क्यूब, और क्यूब तो आप जानते हैं 2.1 को आप 3 बार गुणा करेंगे। तो देखिए अगर आप गुणा करेंगे 3 बार, तो देखिए यहां से इनको हटाएंगे तो 10 आ गया, यहां पर हटाएंगे तो 10 आ गया, और यहां पर हटाएंगे तो 10 फिर आ जाएगा। अब देखिए 3 से अगर 21 को कैंसिल करेंगे तो 7 बार कैंसिल हो गया, और इस 7 से इस 7 को हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं, देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार कैंसिल हो गया, फिर इस 2 से हमने इस 10 को कैंसिल किया 5 बार, और फिर इस 2 से हमने 22 को 11 बार कैंसिल किया, और ये 5 बार आ गया। तो आपके पास बचा है 11 गुणा 21 गुणा 21 बटे 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए यहां पर आप कर सकते हैं 11 गुणा 21 गुणा 21 अर्थात 21 का वर्ग, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, 441 हो गया, बटे 5 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 5 का क्यूब 125 आपके पास हो जाएगा। तो देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, 11 का गुणा हम 441 से करते हैं तो ये 1 आ गया, 5 आ गया, और ये 48 अर्थात 4851 बटे 125 आ गया। और देखिए इसको यदि आप हल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 38.808। तो इस तरीके से देखा आपने कि ये आपके पास आयतन आ गया गेंद का सेंटीमीटर क्यूब में 38.808। अब आप देखिए आपसे आयतन निकालने के लिए नहीं पूछा गया, आपको तो द्रव्यमान निकालना है, लेकिन आप एक आंकड़ा दे रहे हैं, इसमें आपको घनत्व दिया गया है। तो अब हम समझ लेते हैं कि घनत्व क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो घनत्व आपके पास है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इस घनत्व का तात्पर्य समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए आपको एक फॉर्मूले से भी बताएंगे और एक तात्पर्य करके अर्थात इसको समझाएंगे भी, आखिर आप समझ के कैसे कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए जो घनत्व होता है वो हमेशा मटेरियल का होता है, अर्थात जिस धातु का कोई भी वस्तु बनी होगी। जैसे यहाँ पर धातु का गोला है तो धातु का घनत्व हो गया, कहीं अगर प्लास्टिक की गेंद है तो प्लास्टिक का घनत्व होगा, कहीं पर स्टील का कोई वस्तु है तो स्टील का घनत्व होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न में घनत्व दिया गया है धातु का 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका हम तात्पर्य देख रहे हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान आपके पास 8.9 ग्राम है। ऐसा हमने इसलिए लिखा, देखिए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान आपके पास 8.9 ग्राम हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो आयतन आपके पास 38.808 है। तो यहां पर इसलिए आप 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.9 गुणा 38.808, और ये आपके पास ग्राम में आ जाएगा। अब बस केवल आपको इनको गुणा करना रह गया है। तो चलिए यहां पर हम गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करने पर आपके पास ये आ जाएगा 9 3 5 4 3। तो देखिए यहां पर मैं लगभग मान निकाला तो 345.39 ग्राम आपके पास आ जाएगा। अब आप चाहें तो आप किलोग्राम में आंसर दे सकते हैं, वैसे तो ग्राम में भी दे सकते हैं, तो अब भी आपका उत्तर हमेशा सही ही होगा। तो इस तरीके से आपने देख सकते हैं कि ये प्रश्न हल कर दिया है। तो यहां पर आपने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया है कि द्रव्यमान निकालने के लिए कोई फॉर्मूला लगाया हो। देखिए आयतन के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया है।
तो ये आपके पास समझ सकते हैं मेथड 1 हो गया। देखिए आयतन तो आपको निकालना ही होगा, उसके बाद हमारे पास ये मेथड 1 है। अब हम मेथड 2 से समझ लेते हैं। इसमें हम फॉर्मूले भी समझेंगे कि आखिर एक फॉर्मूले से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, तो उसको समझते हैं। घनत्व आपके पास है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व को हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। डी से हम इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी बोलते हैं। तो स्मॉल डी आपके पास है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और जो आयतन होता है उसको हम कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आयतन को हम हिंदी में अंग्रेजी में वॉल्यूम बोलते हैं। और आयतन आप पहले ही निकाल चुके हैं, ये आपके पास आया 38.808। तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको द्रव्यमान निकालना है, और द्रव्यमान को आप एम से प्रदर्शित करते हैं। एम से इसलिए करते हैं क्योंकि द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास बोलते हैं। तो देखिए फॉर्मूला होता है एम बराबर वी इंटू डी। वी मतलब आयतन और डी मतलब घनत्व। तो यहां पर आप मान लगा देंगे। तो देखिए एम अर्थात द्रव्यमान बराबर आयतन है आपके पास 38.808 सेंटीमीटर क्यूब इंटू, देखिए मैं मात्रक को भी आपको समझाऊंगा कि आखिर कैसे आप मात्रक निकालते हैं। डी मतलब आपके पास घनत्व है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आप देखोगे, देखो सेंटीमीटर क्यूब अंश में भी और हर में भी, तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर आपके पास आया 38.808 गुणा 8.9। अब देखिए आपके पास केवल ग्राम रह गया है, तो आप ग्राम यहां पर लिख देंगे। और जब आप इसको हल करते हैं तो आपके पास ये 345.39 आ जाएगा ग्राम में लगभग। तो इस तरीके से आपने मेथड 2 से भी देख लिया कि अगर आप फॉर्मूले को याद करेंगे m बराबर v इंटू डी, तब भी आपके पास आयतन आ जाएगा। और दोनों ही केसेस में आयतन दोनों ही केसेस में जो आपके पास द्रव्यमान आएगा वो आएगा बिल्कुल समान ही। तो आप कोई सा भी मेथड प्रयोग में ला सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 को अब हम हल करेंगे। इस प्रश्न में बोला गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न होगा। तो चलिए यहां पर हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए चंद्रमा का व्यास दिया हुआ है। व्यास को हम अंग्रेजी में डायमीटर बोलते हैं, इसलिए हम कैपिटल डी से प्रदर्शित कर सकते हैं। और चंद्रमा को हम अंग्रेजी में मून बोलते हैं, तो हम इसे डी एम बोलेंगे। तो इसका मतलब हो गया डायमीटर ऑफ मून, मतलब चंद्रमा की व्यास। और इसी तरीके से पृथ्वी की जो व्यास होगी उसको हम डायमीटर ऑफ अर्थ बोल सकते हैं, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि पृथ्वी को हम अंग्रेजी में अर्थ बोलते हैं। तो आपको पता है कि चंद्रमा का जो व्यास है अर्थात डी एम, वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, अर्थात डी का 1/4 है। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन आप जानते हैं जब भी आप आयतन निकालते हैं तो आपको तो त्रिज्या चाहिए, वहां पर व्यास नहीं चाहिए होता है। और आप एक कॉन्सेप्ट ये जानते हैं कि यदि हम व्यास को 1/2 से गुणा कर दें, या हम बोल सकते हैं 2 से विभाजित कर दें, तो आपके पास त्रिज्या आती है। तो इसका मतलब हम दोनों तरफ 2 से भाग कर देते हैं। तो डी एम बटे 2 बराबर 1/4 DE/2 आपके पास हो जाएगा। तो अब आप यहां से गौर करेंगे तो देखेंगे dm/2 ये आपके पास चंद्रमा की त्रिज्या बन चुकी है अब, अर्थात rm बराबर, देखिए 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, और DE/2 अर्थात पृथ्वी के व्यास का आधा, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या बन जाएगी RE। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि rm/RE, अर्थात आपने RE को पक्षांतर किया तो आपके पास ये 1/4 आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान सकते हैं, इसको आप हटा भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो समीकरण संख्या 1 और 2 लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत तो है ही नहीं आपके पास। अब आप देखिए आपको बोला गया कि चंद्रमा का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। जब भी आपसे ऐसी बात की जाए कि पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, मतलब आपको इनडायरेक्टली बोला गया है कि एक तरीके से अनुपात आपको निकालना है। तो यहां पर आप चंद्रमा का आयतन का अनुपात निकालेंगे बटे आप लिखेंगे पृथ्वी का आयतन। तो देखिए चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन आप करेंगे तो चंद्रमा का आयतन, देखिए चंद्रमा और पृथ्वी होते तो गोलाकार ही है, तो बेसिकली गोले का आयतन ही निकालना है। चंद्रमा के केस में वो हो जाएगा 4/3 पाई चंद्रमा की त्रिज्या का क्यूब, तो चंद्रमा की त्रिज्या rm का क्यूब हो गया, बटे पृथ्वी के स्थिति में वो हो जाएगा 4/3 पाई पृथ्वी की त्रिज्या का क्यूब, अर्थात re का क्यूब। अब देखिए आप गौर करने पर पाओगे 4/3 से 4/3 ये कैंसिल हो गया और पाई से पाई कैंसिल हो गया,
तो आपके पास बचेगा आर एम बटे आर ई का होल क्यूब। और आर एम बटे आर ई आप देख सकते हैं समीकरण संख्या 1 में आपके पास साफ साफ दिया हुआ है कि ये 1/4 के बराबर है। तो इस तरीके से देखिए ये 1/4 का होल क्यूब हो जाएगा, अर्थात 1/64 हो जाएगा। तो ये आपके पास देखो आ चुका है चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। तो इस तरीके से आपको तो निकालना था कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। तो आप इसको देखो लिख सकते हो चंद्रमा का आयतन बराबर, अब देखिए पृथ्वी का आयतन जो हर में लिखा है उसको अगर हम पक्षांतर करें तो गुणा में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/64 गुणा पृथ्वी का आयतन। और देखिए अब आप यहां पर आसानी से लिख सकते हैं कि जो भी चंद्रमा का आयतन होगा वो पृथ्वी के आयतन का 1/64वां भाग होगा, या आप बोल सकते हैं 1/64 भी भिन्न होगी। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब यहां पर हम देखिए एक भाग समझ लेते हैं। अगर हम उस बात को समझ लेंगे तो हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में काफी जल्दी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। देखिए इस प्रश्नावली में हम 2-3 जगह इस बात को और भी बता चुके हैं कि इस प्रश्नावली का मतलब इस अध्याय की प्रश्नावली पुरानी प्रश्नावलियों में 13.6, 13.7 ऐसी प्रश्नावलियों में हम बता चुके हैं कि जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। तो जैसे आप देखिए यहां पर हमने व्यास का अनुपात लिखा, फिर उसको आधा किया, तभी तो हमारे पास त्रिज्या का अनुपात आया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस बात को समझ सकते हैं और याद कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि देखिए जो dm बटे de था, आप देख सकते हैं ये 1/4 होगा, आप देखो इस वाली लाइन से। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपको कंठस्थ ये करना है कि जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। तो त्रिज्या का अनुपात भी rm बटे re जो होगा वो भी आपके पास 1/4 ही होगा। और आप समझ भी सकते हैं, ये हमने आपको याद करने के लिए अभी बोला, और अगर हम प्रॉपर तरीके से निकालें तो देखिए वही आपके पास आया भी है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में तुरंत यहां पर अनुपात लिख सकते हैं और सीधे फिर हल कर सकते हैं। तो देखिए हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे अभी। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो देखिए आपको अर्धगोलाकार कटोरा बोला गया है, तो अर्धगोलाकार कटोरा अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं देखिए यहां पर बना देता हूं अर्धगोलाकार कटोरा। तो देखिए ये आपके पास कुछ अर्धगोलाकार कटोरा इस तरीके का आ गया। अब यहां पर आप देखो इसमें हम कितना दूध भर सकते हैं ये आपको बोला गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आखिर कितना दूध हम भर सकते हैं, और वो लीटर में पूछा गया है। तो देखिए वैसे तो आपको समझ में आना चाहिए कि दूध भरने का मतलब है आयतन ज्ञात करना है। अगर आपको अब भी ऐसे भी समझ में नहीं आता तो आप देखिए कितने लीटर दूध बोला गया है, तो मात्रक आपको बोल दिया गया लीटर। और आप जानते हैं जो लीटर मात्रक होता है वो आयतन का मात्रक होता है। तो बेसिकली आपसे आयतन पूछा गया है कि कितना दूध आ सकता है, मतलब गोले का आयतन कितना है। तो बात आती है यहां पर कि आपको अर्धगोला दिया गया है और आप तो गोले का आयतन जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां पर अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन होगा वो देखिए गोले के आयतन का आधा होगा, क्योंकि नाम से ही हमें पता लग रहा है अर्धगोला मतलब गोले का आधा। तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब आधा, और गोले का आयतन पूर्ण गोले का आयतन। तो देखिए पूर्ण गोले का आयतन तो आप जानते ही हैं कि अगर आपके पास त्रिज्या r दी हुई है तो जो पूर्ण गोले का आयतन होता है वो होता है 1/2 तो चल ही रहा है देखिए, और गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो इस तरीके से देखो 2 से अगर आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो इस तरीके से आपको देखो ये समझ में आ गया कि जो अर्धगोले का आयतन होता है वो 2/3 पाई r क्यूब होता है। ये देखिए वैसे तो आपको सूत्र ये कंठस्थ होना चाहिए, लेकिन अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो हमने आपको तरीका भी बता दिया है कि आप जल्दी से इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब आपके पास देखिए अर्धगोले का आयतन आ गया। अब प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में आपके पास व्यास बोला गया है अर्धगोले का। तो व्यास देखिए आपके पास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अब व्यास तो आपको पता लग गया,
लेकिन आप तो जानते हैं कि आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ती है आयतन निकालने के लिए, तो 10.5/2 कर देंगे, सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दूध की मात्रा, अब दूध की मात्रा यदि आप देखोगे मतलब अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन हमने आपको बताया 2/3 πr³ हो जाएगा। तो देखिए अब आप लिखेंगे इनको 2/3, पाई का मान 22/7, r³ अर्थात 10.5/2 का आप होल क्यूब कर देंगे, मतलब इसको 3 बार आप गुणा कर देंगे। तो देखिए ये आपके पास आ गया है। अब यहां पर जब आपके पास ये आ गया तो आप गौर करेंगे कि देखिए 7 से यदि हम 10.5 को कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5। इस 3 से यदि हम 10.5 को कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3.5। अब देखिए 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 से हम इस 22 को 11 बार कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी आप ये देखिए कि आपके पास ये हो जाएगा 11 बचा, 1.5 बचा, 3.5 बचा और 10.5 बचा है, बटे 2 ये आपके पास आ गया। अब हम देखिए इनका गुणा कर देते हैं। सबसे पहले 3.5 का गुणा 10.5 से, तो 11 गुणा 1.5 तो ऐसे ही रहा। अब एक तरीके से 35 का गुणा 105 से आपको करना है, तो 35 पंजे आपके पास हो गया 175, 17 हासिल के 7 आ गया और ये आपके पास 36 आ गया। तो अब दशमलव लगाओगे तो आपके पास दशमलव यहां पर आ जाएगा, बटे 2 आपके पास ये आ गया। अब हम साथ साथ देखिए 1.5 का गुणा 36.75 से कर रहे हैं, अर्थात एक तरीके से 15 का गुणा आपको करना है। तो देखिए ये आप गया 5, 2, 1 और ये 55। अब दशमलव लगाते हैं तो 2 अंक ये हैं और 1 अंक ये हैं, अर्थात दशमलव यहां पर आपके पास आ जाएगा, मतलब 3 अंक बाद। तो ये आ गया, बटे 2 आपके पास आ गया। अब आप ये देखिए कि 11 का गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 7, 3, 6, 60। अब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव आपके पास यहां पर आ जाएगा, बटे 2। अब इसको आप हल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 303.1875। तो 303.875 आपके पास आ गया। अब हम मात्रक देख लेते हैं। तो देखो मात्रक आपके पास चूंकि r सेंटीमीटर है तो मात्रक जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी यहां तक छोड़ देता है और सोचता है कि उसका प्रश्न बिल्कुल सही है तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप इस बात पर देखिए कि आपको साफ साफ बोला गया है कि जो दूध का आयतन है अर्थात दूध की मात्रा जो है वो लीटर में ही आपको निकालनी है। तो देखिए जब प्रश्न में ही आपको लीटर बोल दिया गया तो अब आपके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा कि आप किस में निकालें, आपको लीटर में ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम एक कन्वर्जन समझ लेते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं। तो इसलिए आप अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे तो 1/1000 लीटर्स आ जाएंगे। तो यहां से अब देखिए ये आपके पास कन्वर्जन है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो आपके पास जो मात्रा होगी वो 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब थी, तो इसकी जगह आप 1/1000 लिख देंगे और ये आपके पास लीटर्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा 0.3031875 लीटर्स। अब देखिए यहां पर तो वैसे मैंने दशमलव के बाद देख सकते हैं आप 7 अंक अपने पास हैं, आपको परीक्षा में 2 या 3 या 4 अंक तक मैक्सिमम देना होगा। अगर आप सातों के सातों अंक भी लिख सकते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 0.303 लीटर। तो ये दोनों ही आंसर आपके पास बिल्कुल सही है, आप कोई सा भी उत्तर अपने लिए दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 को अब हम हल करेंगे। आपको यहां पर बोला गया है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी में बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो लोहे की चादर है उसकी मोटाई कुछ हद तक दे रखी है, तभी आपको यहां पर देखो 1 सेंटीमीटर दे दिया गया।
कभी कभी क्या होता है कि देखिए लोहे की चादर, स्वाभाविक सी बात है, लोहा हो या किसी की भी चादर हो, कुछ ना कुछ मोटाई होगी। लेकिन अगर आपको प्रश्न में बोल दिया जाए कि नगण्य है या कुछ भी मोटाई ना दी जाए, तब तो आपको सीधे वही ले लेना है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मोटाई अलग से दे दी गई है, तो अब आपको मान निकालना है इसका। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपके पास अर्धगोलाकार टंकी होगी, तो उसका हम एक रफ चित्र आपके सामने बना देते हैं, तब आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये आपके पास रफ गोलाकार टंकी हो गई। अब यहां पर देखिए ये हमने बाहरी भाग बनाया है। अब इसका आंतरिक भाग यदि हम बनाएं तो वो देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास आ गया। अब आप ये देखो कि जो ये भाग है, ये इतनी दूरी है, यही तो गोले की मोटाई हो जाएगी, सॉरी लोहे की चादर की मोटाई हो जाएगी, जो कि 1 सेंटीमीटर है। अब आप देखो आंतरिक त्रिज्या, मतलब आपके पास ये दूरी दी हुई है 1 मीटर के बराबर, यही आपके पास आंतरिक त्रिज्या। और ये देखो, ये जो बार बार आप देख रहे हैं, ये कहीं भी आप निकालेंगे, ये मोटाई आपके पास 1 सेंटीमीटर आएगी। आप देख सकते हैं ये सब 1 सेंटीमीटर होंगी। तो आपको इस टंकी में बनाए गए लोहे का आयतन ज्ञात करना है। तो समझ लेते हैं लोहा एक्चुअल में कहां लगा होगा। देखिए लोहा तो बेसिकली ये वाला भाग होगा लोहा। तो बेसिकली जो ये मैं पीले रंग से आपको दर्शा रहा हूं, शेड कर रहा हूं, आपको इस वाले भाग का आयतन ज्ञात करना है। तो यहां पर आप देखो ये आपके पास कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। तो आपको इन भाग का आयतन ज्ञात करना है। तो समझ लेते हैं इस भाग का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको इसका आयतन ज्ञात करना है तो सबसे बड़े वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात करोगे, माइनस इस छोटे वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हम बाहरी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर बोल दें तो देखिए वो आ जाएगा आपके पास आंतरिक त्रिज्या अर्थात स्मॉल आर प्लस लोहे की जो मोटाई है वो आ जाएगा लोहे की चादर की मोटाई। अब ये बात ध्यान रखें कि आपके पास देखो जो त्रिज्या है वो 1 मीटर है, अर्थात इसका मात्रक मीटर है, और जो चादर की मोटाई है वो सेंटीमीटर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सभी का मात्रक समान ही होना चाहिए, या तो सबको मीटर में बनाए या सबको सेंटीमीटर में बनाए, तभी तो आप जोड़ सकते हैं। आप 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर ऐसे तो नहीं जोड़ सकते। तो मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो आप इसको मीटर में बनाएंगे तो 100 से भाग देंगे, अर्थात 0.01 मीटर आपके पास आ जाएगा। और देखिए यहां पर मैं आंतरिक त्रिज्या भी लिख लेता हूं, जो कि स्मॉल आर आप लिख सकते हैं, वो आपके पास है 1 मीटर। तो अभी आप ये देखो आपके पास ये हो जाएगा 1 प्लस 0.01, ये कैपिटल आर का मान हो गया। तो कैपिटल आर 1.01 मीटर आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास बाहरी त्रिज्या भी आ गई। अब यहां पर आप लोहे का आयतन निकाल लेंगे, तो लगे हुए लोहे का आयतन। अब चूंकि वो एक अर्धगोलाकार आकृति है तो आप लिखेंगे बाहरी आयतन अर्थात 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस आंतरिक आयतन अर्थात 2/3 पाई स्मॉल आर का होल क्यूब। अब देखिए 2/3 पाई ये दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, 2/3 पाई आपने उभयनिष्ठ लिया, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। तो 2/3 पाई का मान आप 22/7 लगा सकते हैं। कैपिटल आर की जगह आप देखिए 1.01 का होल क्यूब करेंगे, माइनस स्मॉल आर की जगह आप 1 लगाएंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे। तो 2/3 गुणा 22/7। अब देखिए 1.01 का होल क्यूब यदि आप करेंगे तो मैं यहां पर देखिए लिख देता हूं, यह आएगा 1.030301 माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा 2/3 गुणा 22/7। अब देखिए इनको यदि आप घटाएंगे इसमें से 1 तो आपके पास आ जाएगा 0.030301। तो चलिए अब हम देखिए 7 से इसको कैंसिल करते हैं। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 0.00432 तो इस तरीके से आपके पास आ गया। और भी आपके पास अंक आते रहेंगे, लेकिन आपको ज्यादा अंक तो लिखने ही भी नहीं होते हैं, 2-3 या 3 अंकों तक आपको लिखने होते हैं। तो देखो ये आपके पास आ गया 2 गुणा 22 गुणा 0.00432 बटे 3। अब देखिए यहां पर हम 3 का गुणा कर देते हैं पहले। तो 3 का गुणा यदि आप करें, सॉरी 3 का गुणा नहीं 22 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि 22 अंश में है। तो देखिए 2 गुणा 22 का गुणा करेंगे तो 22 × 176 17 हासिल के
ये 1 आ गया, 2 आ गया, ये 5, 9 और ये 0 दशमलव ये 0 आ गया आपके पास, बटे 3 आ गया। अब हम देखिए 2 का गुणा कर देते हैं, तो देखिए 2 का गुणा करने पर ये आएगा 2, 3, 4, 0, 9, 1, 0 दशमलव, कुछ इस तरीके से बटे 3 आ गया। अब आप इसको हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0634773, कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो अब आप देखिए इसका मात्रक लिखेंगे, तो देखिए हर कुछ मात्रक को हमने मीटर में बना लिया है, तो आपके पास जो लोहे का आयतन है वो मीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर ये समझ लेते हैं कि देखिए मैंने यहां दशमलव के बाद जो उत्तर है वो 7 अंकों तक दिया है, आप चाहें तो केवल 2 या 3 अंकों तक ही उत्तर दे सकते हैं। सबसे सही तरीका होता है कि आप दशमलव के बाद 3 अंकों तक तो जरूर उत्तर लिखें ही लिखें। तो 0.063 मीटर क्यूब, आप ये भी अपना उत्तर दे सकते हैं, दोनों ही उत्तर आपके पास बिल्कुल सही होंगे। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ेंगे। आपको इस प्रश्न में बोला गया है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। चलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बोला भी था कि कंठस्थ होना चाहिए, ये पुरानी प्रश्नावलियों में आपके पास आ चुके हैं ये सभी फॉर्मूले। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, और आर यहां पर गोले की त्रिज्या होती है। तो देखिए अब जो 4 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर है ये तो 154 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक है और यहां पर मात्रक केवल आर से आता है, तो जो आपके पास आर आएगा अर्थात त्रिज्या आएगी वो यहां से सेंटीमीटर में आपके पास आएगी, ये आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए 4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर ये आपके पास आ गया 154। अब यहां पर आप देखिए आपको तो आर का मान निकालना है, अर्थात पहले तो आर स्क्वायर का मान निकालना होगा, तो ये आ जाएगा 154 गुणा 7/4 गुणा 22, अर्थात देखो 7 हर में था तो पक्षांतर करने पर गुणा में बदल गया, 4 और 22 अंश में थे तो पक्षांतर करने पर भाग पर आ गए। फिर आप देखिए 22 से यदि आप 154 को कैंसिल करेंगे तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा 7 गुणा 7 बटे, इस 4 को आप 2 गुणा 2 करके लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आर स्क्वायर आया है, लेकिन आपको तो आर चाहिए पहले, तो जो त्रिज्या होगी अर्थात वो आपके पास 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2 होगी, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो आर का मान आपके पास 7/2 सेंटीमीटर में आ गया है। अब देखिए आपने आर का मान तो काफी आसानी से निकाल लिया, अब हम गोले का आयतन निकालेंगे। तो चूंकि देखिए जो गोले का आयतन होता है वो आपके पास सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर आप मान लगा देंगे आर का, तो 4/3 पाई का मान आप 22/7 लगाएंगे, आर क्यूब अर्थात 7/2 का क्यूब करेंगे, मतलब 7/2 को आप 3 बार गुणा कर देंगे आपस में। तो यहां पर आप देखिए गौर करेंगे तो 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से इस 4 को आपने 2 बार कैंसिल कर दिया, इस 2 से इस 2 को आपने 1 बार कैंसिल कर दिया, और इस 2 से इस 22 को आपने 11 बार कैंसिल कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपके पास बचेगा 11 गुणा 7 गुणा 7/3, केवल इतना बचा है आपके पास। फिर आप देखिए अब 11 का 7 से गुणा कर देंगे तो ये आपके पास 77 आ जाएगा, अर्थात 77 गुणा 7/3। अब 77 का 7 से गुणा करेंगे तो ये आ गया आपके पास 9 और ये 53, अर्थात 539/3। फिर देखिए अब हम इसको थोड़ा सरल कर देते हैं, अर्थात 539 में हम 3 का भाग देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 179.66, और मात्रक आपके पास चूंकि 8 सेंटीमीटर है अर्थात ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। यहां पर आपको बोला गया है किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का दिया हुआ है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में रुपए 498.96
व्यय हुए हैं। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहला वाला भाग है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले यदि हम इस प्रश्न को समझें तो आपके पास ये बोला गया है कि जो भवन का गुंबद है वो अर्धगोले के आकार का आपके पास दिया हुआ है। अब यहां पर आप सबसे पहले तो देखो कुछ भी त्रिज्या वगैरह कुछ भी नहीं दिया आपको, बस सीधे आपको टोटल व्यय दिया हुआ है और आपके पास जो चार्जेस हैं, दर है, 1 वर्ग मीटर में कितने रुपए लगेंगे उसकी दर दी हुई है। तो सबसे पहले तो देखिए हम यहां पर गुंबद की आंतरिक त्रिज्या मान लेते हैं। तो माना गुंबद की आंतरिक त्रिज्या ये आपके पास आर हो गई। अब यहां से आप ये देखो कि आप तो जानते रहे जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो समझ लेते हैं वो कैसे होगा। देखिए जब पूरा एक गोला होता है, संपूर्ण गोला होता है, तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर तो जो गुंबद है वो अर्धगोले के आकार का है तो इसका आधा हो जाएगा अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर। वैसे हमने ये फॉर्मूला आपको पहले भी बताया है और हमने इस पर प्रश्न भी हल किए हैं पिछली प्रश्नावलियों में। तो आपके पास आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरीके से आपके पास देखो यदि आपने त्रिज्या को मीटर में माना था तो जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब आप तो ये देखो कि जो 1 वर्ग मीटर की दर है वो 2 रुपए है। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने की दर या सफेदी कराने का व्यय 2 रुपए है, इसलिए अगर आपके पास तो देखो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर आया तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इतने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो सफेदी कराने का व्यय होगा वो होगा 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर अर्थात 4 पाई आर स्क्वायर रुपए। लेकिन ये तो आपके पास आ गया, आपने अपने तरीके से निकाला। प्रश्न में तो आपको बोल दिया गया है कि जो टोटल व्यय है वो तो 498.96 है। तो चलिए हम इसको बराबर कर देते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर आपके पास 498.96 हो जाएगा। अब देखिए पाई का मान लगा देंगे 22/7 आर स्क्वायर बराबर यह आ जाएगा 498.96। अब यहां पर आप देखो आर स्क्वायर आपके पास हो गया 498.96 बटे 22 गुणा 4 और अंश में आप 7 का गुणा कर देंगे। फिर आप ये देखिए 22 से यदि हम इसको थोड़ा कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 22 छिंग 132, 22 अट्ठी 176। अब हम देखिए 4 से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं तो अभी हम अगली लाइन में करेंगे। तो 22.68 गुणा 7/4 ये आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो अगर हम इसको 4 से कैंसिल करें तो देखिए 4 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 5.67। तो यहां से देखिए आपके पास जो आर स्क्वायर है वो आ जाएगा 5.67 गुणा 7। तो आर स्क्वायर जो होगा वो आप इनका गुणा कर देंगे तो ये आपके पास देखो गुणा करने पर आ जाएगा 9, 6 और ये 39। तो दशमलव आपके पास यहां आ जाएगा। तो आपको तो आर निकालना है। तो अगर आपको देखिए कंटस्थ फॉर्मूले याद होंगे तो आप यहां पर इसका वर्गमूल यदि निकालेंगे 39.69 का तो ये आपके पास 6.3 आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी याद है 63 का वर्ग तो आप इसकी गुणनखंड करके वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, ये आपने बहुत बार पढ़े हैं। तो ये आपके पास देखो त्रिज्या तो आ गई 6.3 मीटर उस अर्धगोले की। अब यहां से आप देखो आपके पास अर्धगोले की त्रिज्या आ गई तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। इसलिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास ये तो 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर था। तो अब आप यहां पर देखिए आप करेंगे इसे हल तो ये आपके पास हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान 22/7 आर की जगह 6.3 गुणा 6.3 कर दिया क्योंकि आर स्क्वायर था। तो अगर आप 7 से कैंसिल करें तो देखिए ये 0.9 बार कैंसिल हो गया
तो देखिए 44 गुणा 0.9 गुणा 6.3 आ गया। अब देखिए 9 का गुणा हम कर देते हैं 63 में, तो 44 तो ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 7 और ये 56, अर्थात 5.67 आपके पास हो जाएगा। अब हम 44 का गुणा करेंगे, तो 44 का यदि आप इसमें गुणा करेंगे तो ये आपके पास 249.48 आ जाएगा और मात्रक आपके पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखो पहला वाला भाग पूरी तरीके से हल कर दिया, जहां पर आपको आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था। अब यहां पर आप देखिए इसको आप एक तरीके से और हल कर सकते थे, जिसमें आपको कोई भी मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ये मेथड 1 है जिसमें हमने 2πr² को पूरा हल किया है, r का मान लगाया और पूरी गणना करी। अब मेथड 2 में समझते हैं। अब आप जानते हैं कि आपके पास जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्धगोले का वो तो 2πr² है, और आप यहां से देखोगे तो आपके पास जो 4πr² है वो 498.96 है। तो 4 पाई गुणा r², ये है 498.96। लेकिन आपको तो 2πr² निकालना है, अर्थात 2 से आप भाग दे देंगे। तो 2 से यदि आप भाग देंगे तो 2πr², यहां पर भी 2 से भाग देंगे तो 498.96 बटे 2 कर देंगे आप। तो देखिए 2πr², ये आपके पास हो गया। यहां से देखिए 2 से कैंसिल करेंगे इसे तो 249.48 आपके पास आ गया। और ये जो 2πr² है इसी को तो आप अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 249.48 मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा दूसरे मेथड से कि यहां पर हमने कुछ भी गणना नहीं करी, बस उसको केवल हमने 2 से भाग दे दिया है, जो हमारे पास 4πr² का मान था। अब देखिए इसके बाद हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ लेते हैं। दूसरे वाले भाग में आप देख सकते हैं आपके पास बोला गया है कि आपको गुंबद के अंदर की हवा का आयतन ज्ञात करना है, अर्थात गुंबद के अंदर कितनी हवा समा सकती है। तो चलिए इसको भी हम हल करेंगे। तो गुंबद के अंदर हवा का आयतन अर्थात अर्धगोले का आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना अर्धगोले का आयतन होगा उतना ही तो हवा का आयतन होगा। तो अर्धगोले का आयतन तो आप जानते हैं 2/3 πr³ होता है। तो 2/3 πr³ आप कर देंगे। 2/3 को आप ऐसे रखेंगे, पाई का मान आप 22/7 कर सकते हैं। r³ हो रहा है तो r सबसे पहले आप देखो आपके पास r आया 6.3, तो 6.3 का क्यूब करेंगे आप, अर्थात 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखिए कि 7 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 0.9 बार, 3 से कैंसिल करेंगे तो 2.1 बार, तो ये आ गया 2 गुणा 22 गुणा 0.9 गुणा 2.1 गुणा 6.3। अब हम इन दशमलव को हटा देते हैं, तो देखिए कुछ भी नहीं लिखा है हर में, मतलब एक तो आप लिख ही सकते हैं, कोई भी दिक्कत तो हो ही नहीं सकती इसमें। इसको हटाएंगे तो देखिए 1 0 आया, इसको हटाएंगे फिर 1 0 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक है। यहां पर भी देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 आ गया। अब आप ये देखो कि हम 22 का गुणा 21 से कर सकते हैं, तो ये आपके पास 462 आ गया, गुणा 2 का गुणा हम 9 से कर देते हैं तो ये आपके पास 18 आ गया, गुणा 63 बचा बटे 1000, ये आपके पास बचा है। तो देखिए अब हम 462 का गुणा सबसे पहले 18 से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 1 और ये 83, अर्थात 8316 इंटू 63 बटे 1000, ये आपके पास आ जाएगा। तो देखिए अब हम यहां पर 8316 का गुणा 63 से कर देते हैं। तो देखिए वैसे तो ये गुणा आपको करना है, कैसे भी कर सकते हैं आप आसानी से धीरे धीरे, लेकिन अगर आपको 63 का पहाड़ा याद हो तो बहुत बेहतर रहेगा, वैसे कम ही उम्मीद रहती है, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे। मैं यहां पर आपको करके दिखा देता हूं, यह आएगा 8 0 9 3 52 बटे 1000 आपके पास चल रहा है। अब चूंकि देखो 1000 से भाग करना है और 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसका मतलब दशमलव 3 अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा, तो दशमलव आपके पास आ जाएगा 523.908। तो इस तरीके से आपके पास ये आयतन आ जाएगा कि गुब्बारे के अंदर कितनी हवा समा सकती है।
अब आप एक बात पर यह गौर कर लीजिएगा कि जो आर था वो आपके पास मीटर में आया था, तो इस तरीके से जो हवा का मात्रक होगा अर्थात जो आयतन का मात्रक होगा वो मीटर क्यूब में हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। इसको पढ़ लेते हैं। यहां आपको बोला गया है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या आपके पास स्मॉल आर दी हुई है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल एस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है, तो ज्ञात कीजिए। और पहला वाला भाग है आपके पास नए गोले की त्रिज्या आर डैश। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अब हम समझते हैं कि आखिर प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, आपको बोला गया है कि आपके पास लोहे के कुछ गोले हैं और वो 27 गोले हैं। देखिए इस तरीके से आपके पास ये 27 गोले हैं। मैं यहाँ पर 27 तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको केवल समझा रहा हूं। इस तरीके से आप देख रहे हैं ऐसे 27 गोले आपके पास हैं। यदि हम इन सबको पिघलाएंगे तो आप देखोगे आपके पास एक बहुत पिघला हुआ एक पदार्थ सा आएगा सबको पिघलाने पर, और फिर उसका हम एक गोला बना देते हैं। तो गोला यदि आप एक बनाओगे तो स्वाभाविक सी बात है एक काफी बड़ा गोला आपके पास बन जाएगा। तो अब जब आपको समझ में आया कि एक बड़ा गोला बन गया, तो अब आप यहां पर देखो, जो लोहे के ये 27 गोले थे, छोटे छोटे गोले, इनमें प्रत्येक की त्रिज्या आर थी, अर्थात एक जैसे गोले थे, मतलब आकृति में समान थे, और इनमें प्रत्येक की त्रिज्या आर थी। अब जो आपने बड़ा गोला बनाया है, ये वाला जो गोला बनाया है, इसकी त्रिज्या आपको निकालनी है, और आपको बोला गया इसकी त्रिज्या को यदि हम आर डैश बोल दें तो बेसिकली आपको आर डैश का मान निकालना है आर के पदों में, क्योंकि आर का मान अलग से तो आपको पता नहीं है, आर तो आर ही है। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि देखिए जो इस बड़े गोले का आयतन होगा वही इन 27 गोलों को मिलाकर आयतन होगा, क्योंकि जब आपने इनको पिघलाया है तो आप देख रहे हैं आपके पास ये एक काफी पदार्थ बचा होगा, उसी को ही तो आपने देखिए बड़ा गोला बना दिया। तो इस तरीके से आप लिखेंगे 27, पहला वाला भाग अमल कर रहे हैं, तो 27 छोटे गोलों का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन, ये आप लिख देंगे। अब देखिए बड़े गोले की त्रिज्या तो आर डैश आपको निकालनी है, मतलब आपको आर डैश मान लेनी है इसकी त्रिज्या। बड़ा गोला या आप नया गोला बोल सकते हैं। तो 27 छोटे गोले का आयतन निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 27 गुणा किसी एक छोटे गोले का आयतन, और एक छोटे गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई छोटे गोले की त्रिज्या का क्यूब आएगा, अर्थात स्मॉल आर का क्यूब, क्योंकि छोटे गोले की त्रिज्या तो आर है, बराबर एक बड़े गोले का आयतन यदि आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 4/3 पाई बड़े गोले की त्रिज्या अर्थात आर डैश का क्यूब। अब आप यहां से ये देखो कि अगर हम 4/3 बाएं पक्ष में भी देख रहे हैं और दाएं पक्ष में भी देख रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, इसी तरीके से पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। तो आपके पास देखो 27 आर क्यूब बराबर आर डैश का क्यूब बना है, आपको तो आर डैश निकालना है। तो अभी आप एक बात पर गौर करेंगे कि आप आर डैश का क्यूब, ये जो दाएं पक्ष में लिखा था बस आपने उसको बाएं में लिख दिया और इसको हम दाएं में लिखेंगे। तो 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो आप 3 आर का होल क्यूब करके लिख सकते हैं। तो जब आप देखो यहां पर देख रहे हैं कि जो घात हैं वो आपके पास समान है, तो यहां पर आप देख रहे हैं तुलना करने पर जो आपके पास आर डैश है वो 3 आर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि जो नए गोले अर्थात जो बड़ा गोला आपने बनाया है उसकी त्रिज्या 3 आर हो जाएगी, अर्थात 3 गुणा छोटे गोले की त्रिज्या, या आप बोल सकते हैं कि किसी एक बड़े गोले की त्रिज्या छोटे गोले की त्रिज्या की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए पहला वाला भाग तो आपके पास आसानी से सिद्ध हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे वाले भाग की, जिसमें आपको एस और एस डैश का अनुपात बोला गया है। तो चलिए एस बटे एस डैश निकालते हैं। अब समझ लेते हैं एस और एस डैश है क्या। तो आप देखो एस आपको बोला गया पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोलों का, और बड़े गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके पास एस डैश। तो चलिए यहां पर आप सबसे पहले एस निकालेंगे। तो एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं, यहां पर मैं लिख भी देता हूं छोटे गोले का, और ये एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको।
बटे, अब देखिए यहां पर एच डैश है हर में, और एच डैश था आपके पास एक बड़े गोले का, एक बड़े गोले या आप बोल सकते हैं नए गोले का, बात तो सेम ही है। तो यहां पर आप देखो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा 4 गुणा पाई गुणा आर का स्क्वायर, और बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई गुणा आर डैश का स्क्वायर। तो देखिए 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं आर बटे आर डैश का होल स्क्वायर। फिर आप देखिए आर बटे आर डैश, तो देखिए आप आर डैश का मान 3r तो लगा ही सकते हैं, ये अभी आपने निकाला है, तो आर बटे आर डैश का मान आप 3r लगाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए आर से आर कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बचा है 1/3 का होल स्क्वायर, और जब आप 1/3 का वर्ग करेंगे तो आपके पास ये 1/9 आ जाएगा, और ये जो 1/9 आया है वो s बटे एच डैश आया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि s और h डैश का अनुपात यदि आप निकालेंगे तो वो आपके पास 1:9 आ जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 13.8 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। यहां पर इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है, मतलब गोली हम बोलते हैं वैसे तो, लेकिन वो गोले के आकार का है। फिर आपको बोला गया है कि इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई अर्थात मिलीमीटर क्यूब में आपको दवाई निकालनी है जिसकी हमें आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपके पास दवाई का जो कैप्सूल है वो 3.5 मीटर व्यास का एक गोला है, मतलब इस तरीके का आपके पास है। तो यदि इस गोले की ये केंद्र हो गया तो आपको देखिए व्यास दिया हुआ है 3.5 mm। तो ये आपके पास देखिए छोटी सी जो मैंने बनाई है ये आपके पास त्रिज्या हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप गोले का व्यास देख रहे हैं वो है 3.5 मिलीमीटर। तो बात आती है कि आखिर त्रिज्या क्या होगी, जिसको आप स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं तो वो व्यास का आधा होती है। तो 3.5/2 आपके पास ये आ जाएगी मिलीमीटर में, क्योंकि व्यास मिलीमीटर में था। अब आपको बोला गया है कि जो आपके पास ये गोला है, जो गोलाकार आकृति है गोली की, इसमें भरने के लिए कितनी दवाई चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है इसमें आपने दवाई कुछ ना कुछ भरी होगी। तो दवाई यदि इसको भरी है इसका मतलब दवाई जब पूरी भरनी है, मतलब दवाई की जो मात्रा होगी वो इस गोले के आयतन के बराबर हो जाएगी। तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं दवाई की मात्रा, या आप बोल सकते हैं दवाई की आवश्यकता, वो आपके पास गोले के आयतन के बराबर हो जाएगी। और गोले का आयतन तो आप जानते ही हैं, ये आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। अब आप यहां पर मान लगा देंगे आर का, तो 4/3 तो आपने ऐसे ही रखा, पाई का मान 22/7 हो गया। स्मॉल आर का क्यूब करना है अर्थात 3.5/2 को आप 3 बार आपस में गुणा कर देंगे, तभी तो आपके पास क्यूब आएगा, क्यूब मतलब घन। अब यहां से आप देखिए 7 से यदि आप इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5 बार जाएगा, 2 से इस 4 को 2 बार कैंसिल करेंगे, इस 2 से इस 2 को 1 बार कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आएगा 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5 बटे 2। देखिए अगर कहीं भी आपको दशमलव में दिक्कत आती है तो आप दशमलव को हटा के गुणा कर दीजिएगा, फिर बाद में देखिए दशमलव को एडजस्ट करना तो आप जानते ही हैं। जैसे देखिए 22 का गुणा आपको बेसिकली 5 में करना है तो 110 होता है। अब देखिए चूंकि दशमलव जो है उसके बाद एक अंक है तो यहां पर दशमलव यहां पर आ जाएगा गुणा, यहां पर देखिए 35 गुणा 35 समझ लीजिएगा इसे, अर्थात 35 का वर्ग। तो ये हमने आपको बताया ये 50 तक या 40 तक तो आपको वर्ग याद होने ही चाहिए, नहीं याद है तो आप आसानी से रस में कर सकते हैं इसे। ये आपके पास आता है 35 का वर्ग 1225। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद एक अंक, मतलब 2 अंक पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, मतलब यहां पर आपके पास आ गया बटे 2। अब यहां से आप देखो 11 का गुणा आप कर दो 12.25 में, तो देखिए ये आ जाएगा 5 7 4 13, और दशमलव लगाओगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि देखो ये तो 0 था मतलब 11 ही था, तो ये केवल 2 अंक आ गए आपके पास,
बटे 2 आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, ये आपके पास जब आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6.7.3.7.5। और मात्रक यदि आपको लिखना है तो देखिए, चूंकि आर जो है वो मिलीमीटर में है, तो दवाई का मात्रक अर्थात जो आयतन आएगा वो भी आपके पास मिलीमीटर का क्यूब अर्थात घन मिलीमीटर में आ जाएगा। और आप देख भी सकते हैं, आपको अपनी दवाई मिलीमीटर में ही चाहिए थी, तो इस तरीके से आपके पास ये उत्तर हो जाएगा। यहां पर आप इसको और समझ सकते हैं, यहां पर हमने एक गलती कर दी है कि इस 3 को हमने काउंट नहीं किया, तो 3 यहां पर आपके पास आ गया। फिर देखिए यहां पर आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहां पर आपके पास 3 चलता ही रहेगा। और यहां पर अभी आपके पास कंप्लीट उत्तर नहीं आएगा, आपको 3 से भाग दोबारा देना पड़ेगा इसमें। तो देखिए 3 से यदि आप भाग देंगे यहां पर, तो आपके पास ये हो जाएगा 22.458। और आगे भी आपके पास चलता रहेगा, लेकिन अगर आप इतना ही छोड़ दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने 3 अंकों तक तो निकाल ही दिया है। तो इस तरीके से जो सही उत्तर होगा वो 22.458 मिलीमीटर क्यूब होगा, अर्थात इतनी दवाई आपको चाहिए उस 3.5 मिलीमीटर व्यास के गोले में भरने के लिए।